नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी से इटालियन सीखें मेरे इस चैनल पर। मैं राम आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्न इटालियन विद राम काफी दिनों से चल रहा था। आप सबको पता था कि मैं जल्दी से ही यहां पर इटालियन सिखाने जा रहा हूं, तो फाइनली वो समय आ गया है और आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेसन। और पहले लेसन में आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा। हो गई ना यही बात? आप सोच रहे थे कि क्या सिखाएंगे और मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं सिखाऊंगा। यही है, पहला लेसन है, उसमें हम कुछ नहीं सिखाएंगे आपको, लेकिन ये लेसन इतना शानदार होगा कि आप बहुत कुछ सीख पाएंगे आज के लेसन से ही। आज के लेसन में मैं शुरू करूंगा मेरी स्टोरी। मैंने कैसे इटालियन सीखी, क्या क्या मैंने सिस्टम अपनाया, किस तरीके से मैं यहां तक पहुंच पाया। तो जरूर मेरी स्टोरी है वो किसी न किसी के काम आएगी, आप इससे कुछ ना कुछ सीख ही पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि वैसे कुछ नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आज के लेसन में भी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाएं। अपने दोस्तों के साथ में जो भी इटालियन सीखने चाहते हैं उनके साथ में चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अपने सोशल मीडिया पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, जहां पर भी आप इसे पोस्ट कर सकते हैं पोस्ट कीजिए, जिससे ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच सके, ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो शुरुआत करते हैं शुरू से, जहां से मैं चला था इस रास्ते पर इटालियन सीखने के बाद। तो जब मैं इटली में आया था, हालांकि अब तो समय बदल चुका है, अब जो है इंटरनेट का युग है, लोग हैं वो इटली आने के जो इच्छुक हैं वो काफी कुछ तो इंडिया में ही सीख लेते हैं। बहुत से नाम उन्हें पता होता है। जैसे सबसे पहली चीज तो डेक्रेतो फ्लूसी सबको पता है। डेक्रेतो फ्लूसी क्या होती है, नूला ओस्ता पता है आप सबको, दोमांदा पता है आप सबको। तो काफी कुछ चीजें तो आप एडवांस लेवल पर आ चुके हैं कि आपको इंडिया में रहते रहते ही सब कुछ पता है। कई लोगों को नॉर्मल जो लैंग्वेज में जो हाय हेलो करते हैं उन लोगों का उनका भी पता है। काफी लोग हैं जो और कहीं से किसी न किसी तरीके से इटालियन सीखना भी शुरू कर देते हैं। तो आज का युग है वो अलग है उस समय से। हालांकि युग में बड़ा बता रहा हूं, युग नहीं है, कुछ वर्षों की ही बात हुई है। लेकिन उस समय में और आज के समय में एक बड़ा अंतर है कि उस समय पर जब मैं इटली में आया था और या उस समय पर जो भी लोग इटली आते थे उनको इंडिया में कुछ भी पता नहीं होता था। इटालियन कैसी होती है, क्या होता है, कैसे बोली जाती है, कैसे लिखी जाती है, यहां आने के बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ आती थी। तो ये आपका एडवांटेज है, आपके लिए एक बोनस पॉइंट है कि आपके पास में काफी इंस्ट्रूमेंट है और काफी कुछ आप जानते भी हैं पहले से ही। अब मैं मेरी शुरुआत करता हूं। जब मैं आया तो मुझे ये था कि चलो इंग्लिश तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं बोली ही जाती है, सब जगह बोली जाती है, तो इंग्लिश का तो काफी कुछ होगा हर जगह पर। लेकिन जब यहां पर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि इंग्लिश का यहां इटली में कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि ये बात भी समय के साथ बदल गई है। उस समय से और आज के समय में काफी कुछ बदलाव आ गया है। तब इंग्लिश यहां पर बहुत ही एक तरह से नफरत भरी निगाहों से देखी जाती थी। लोग ये समझते थे कि इटली है तो इटालियन ही बोलेंगे। अब इटली के लोगों को भी यह समझ आ रहा है कि इंग्लिश के बिना दुनिया से संपर्क आपका कटता है। हालांकि और भी दो तीन लैंग्वेज है जिससे दुनिया जुड़ती है, लेकिन इंग्लिश से सारी दुनिया जुड़ती है आपस में। तो ये भी लोग हैं वो इंग्लिश को भी अहमियत देने लगे हैं, उसको भी थोड़ा थोड़ा है वो मानने लगे हैं। लेकिन उस समय पर इंग्लिश बोलने वाले, समझने वाले बहुत मुश्किल से लोग मिल पाते थे हर जगह पर। अब तो हालांकि कहीं ना कहीं ऑफिस में भी सब जगह मिल ही जाएगा, कोई ना कोई जो समझता है बोलता है। तो जब मैं यहां पर आया और मुझे ये पता लगा कि इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर यदि सर्वाइवल करना है, आपको यहीं रहना है, यहां स्टैब्लिश होना है, आपको यहां कुछ करके दिखाना है, तो सबसे पहली जो जरूरत है वो है आपको इटालियन लैंग्वेज आनी चाहिए। चाहे काम करना है, चाहे कहीं जाना है, किसी से बात करनी है, जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तब तक आप इटली में जीरो हैं। ये बात मेरे शुरुआत के पहले दूसरे दिन में ही समझ में आ गई थी कि ऐसा होने जा रहा है। तो साहब मैंने क्या किया, मैंने बिना समय गवाए उसी समय से शुरुआत कर दी कुछ ना कुछ सीखने की। अब सीखने में यह नहीं होता है कि हम कोई किताब लेकर बैठें, कोई बुक लेकर के बैठें और आज ही सब कुछ पढ़ डालें। यदि आप सोचकर देखिए, आप बहुत बड़ी चीज नहीं कह रहा मैं, आप यदि ये भी कर लेते हैं कि मुझे हर रोज 5 नए शब्द सीखने हैं इटालियन के, तो एक महीने में 150 शब्द हो जाते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है, केवल 5 शब्द। आप
ये कर लेंगे कि मैं मेरी सामने सामने जो भी चीजें आती हैं, मैं उन चीजों को इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यही सीखना शुरू कर दूंगा। उन 5 शब्द डेली के, मुझे आज ये 5 सीखने हैं, कल दूसरे 5 सीखने हैं, ऐसे मेरी ग्रामर बढ़ानी है, तो आप काफी कुछ सीख जाएंगे। और यही मैंने शुरुआत की, मैंने वहीं से शुरुआत कर दिया, जहां मैं बैठा हुआ था उसी जगह से मैंने स्टार्ट किया कि यहां से ही आसपास की चीजें देखना शुरू करता हूं और इनको इटालियन में क्या बोलते हैं ये चीज नोट डाउन करता हूं। तो मेरे पास में मेरी एक डायरी थी, एक पेन था, और मैंने स्टार्ट कर दिया, जहां बैठा था कुर्सी पर बैठा हूं, ये कुर्सी है इसको क्या बोलते हैं, ये बेड है इसको क्या बोलते हैं, ये कमरा है इसको क्या बोलते हैं। और इस तरीके से मैंने अपनी जो है वो डिक्शनरी बनानी शुरू की। क्योंकि लैंग्वेज जब भी आप सीखना चाहोगे, सबसे बड़ी जरूरत आपकी होगी कि आपको शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। आपका वाक्य सही से बनता है नहीं बनता है ये बहुत बाद की बात है, सबसे पहली चीज है कि आपको पता तो हो कि ये चीज क्या है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, अब इसमें मैं को क्या बोलते हैं, खाने को क्या बोलते हैं, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। खा रहा हूं वो आपसे गलत भी बोलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि मैं को क्या बोलेंगे और खाना को क्या बोलेंगे। तो ये मेरी शुरुआत थी कि सबसे पहले है वो शब्दों का एक थोड़ा बहुत बेस बनाया जाए कि मुझे इतनी मीनिंग्स आती हैं, इतने शब्द आते हैं, उसके बाद में जाएंगे ग्रामर पर। अब हालांकि मेरी इस आदत से जो मेरे साथ में थे, जो पुराने लोग थे, वो इससे गुस्सा भी होते थे, क्योंकि मैं बार बार उन्हें पूछता था कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो एक दो लोगों ने तो मुझे यानी उल्टा भी बोल दिया था कि तू यार क्या दिमाग खाता है हमारा, बार बार पूछने आ जाता है, ज्यादा ही पढ़ना था तो इंडिया में रह जाता। तो ये हुआ था उस समय पर। हालांकि आज आपको कोई नहीं कहेगा ये बात कि इटालियन मत सीखो। आज यहां पर जितने भी लोग हैं वो सब आपको यही कहेंगे कि इटालियन सीखनी जरूरी है, इसके बिना यहां पर कुछ नहीं होगा। तो हमने तो वो दौर भी देखा है कि जब पढ़ने की कोशिश करते तो लोग यही कहते कि यहां पर कलेक्टर बनने थोड़े ना आए हो, कलेक्टर बनना था तो इंडिया में बन जाते। और उसके बावजूद भी हमने पढ़ाई की। तो मेरी जो शुरुआत हुई वो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहली शुरुआत यही हुई कि मैंने अपना है वो एक शब्दकोश, एक डिक्शनरी बनानी शुरू कर दी। उसके बाद में मैं जहां पहुंचा, जिस रूम में पहुंचा, वहां पर एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लिखमा राम जी। उनके रूम में मैं रहा, उनके पास में एक हिंदी से इटालियन की डिक्शनरी थी, वो उनके रूम में पड़ी हुई थी। तो ये मेरे लिए एक गोल्डन चांस वहां से शुरू हुआ, क्योंकि मेरे पास में पहले कोई बुक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था पढ़ने के लिए, केवल सिंपल जो नोटबुक होती है वही थी। उनके पास में वो डिक्शनरी पड़ी थी। मैंने क्या किया, उस डिक्शनरी को मैं ले लेता था, रोज काम तो करते ही नहीं थे, रूम में बैठे रहते थे उस समय पर। तो उस डिक्शनरी से मैंने शुरू से पहले अक्षर से स्टार्ट किया था, अपनी खुद की एक नई डिक्शनरी बनाने शुरू कर दी मैंने उस समय। कि जो क्योंकि डिक्शनरी में तो आपको पता ही है कि काफी कुछ शब्द होते हैं, 1000 तरह के शब्द होते हैं, जो हमें क्या पता जरूरत पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी। तो मैंने उनमें से उन शब्दों को सेलेक्ट करना शुरू किया जो मेरे काम आएंगे डेली की बोलचाल की भाषा में। तो कैसे शुरू किया, कै पर जितने भी नाम हैं उनमें से जो जो मुझे काम आने वाले हैं उनको इटालियन में क्या बोलते हैं, फिर खे पर गया, फिर ग पर गया। इस तरीके से मैंने उसमें से अपनी एक अलग से डिक्शनरी बना ली, जिसमें कुल मिला के 2000 के लगभग शब्द थे, 2000 या इससे कुछ ज्यादा थे, एग्जैक्ट मेरे याद नहीं है अभी। तो वो थी मेरी सही शुरुआत इटालियन सीखने की। जब मेरे पास में ये शब्द इतने हो गए थे, फिर मैंने शुरू किया कि अब इसको कैसे बोला जाए, टूटी फूटी ही जोड़ के ही बनाना पड़े। मैं ये कर रहा हूं, वो ये कर रहा है, मुझे ये चाहिए, इन शब्दों को मीनिंग उनके हैं वो आपस में जोड़ करके वाक्य बनाने शुरू किए। उसके बाद में जब मुझे लगने लगा कि हाँ मेरे से सेंटेंस बनना शुरू हो गया, हालांकि गलत बन रहा है लेकिन ये बनना स्टार्ट हो गए, तो मैंने शुरुआत की, फिर एक बुक लेकर आया मैं जिसमें ग्रामर भी थी इटालियन की, और वहां से शुरुआत की मैंने प्रॉपर इटालियन ग्रामर सीखने की। इस बीच में जो और बाकी चीजें थी जो मुझे हेल्प कर रही थी, वो था इटालियन टीवी देखना। टीवी पर कुछ भी आ रहा है, चाहे वो समझ में नहीं आ रहा है आपके, लेकिन आप देख रहे हो सामने वाला इटालियन बोल रहा है, तो कुछ ना कुछ आपके यानी माइंड में जा रहा है, आप वहां से कुछ ना कुछ शब्दों को सीख रहे हैं, और कुछ नहीं तो आप बोलने का जो टोन है वो ही समझ पा रहे हो। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हो, वो आपको कितनी ही परफेक्ट चाहे आती हो, लेकिन जब तक आप उसकी टोन नहीं पकड़ते हैं लैंग्वेज की,
तब तक वो लैंग्वेज आपके लिए अधूरी है। जैसे अपने ही इंडिया में जो विदेशी जाते हैं और वो हिंदी बोलते हैं, मान लो आपका क्या नाम है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। हमें भी लगता है कि इसको बोलना तो आ रहा है लेकिन ये बोल नहीं रहा सही। और हम लोग इसी को लेकर के काफी कुछ चुटकुले भी बनाते हैं। जितने जब भी हम विदेशियों को हिंदी की बात करते हैं तो उस लहजे में बोल करके और मजाक बनाते हैं कि ये देखिए ये हिंदी है, इससे सही नहीं बोली जा रही। तो ये सबसे मेन चीज होता है कि आप उस लैंग्वेज की टोन पकड़ सकें, उसकी जो रिदम है वो पकड़ सके। और इसके लिए आपका सबसे बेस्ट जो दोस्त बनेगा वो होगा टीवी। अब तो हालांकि आपके पास में सोशल मीडिया भी है, तो यूट्यूब पर भी काफी कुछ वीडियो हैं और सिखाने वाले भी हैं। इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले हैं, इटालियन लैंग्वेज से ही इटालियन सिखाने वाले हैं। तो वहां से आप इटालियन के शब्दों का है वो टोन समझ पाएंगे, किस तरीके से बोलना है। क्योंकि बहुत से लोग अब भी ऐसे हैं जो बहुत साल से यहां रह रहे हैं, उन्हें समझ आ रही है सामने वाला क्या बोल रहा है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनसे वो टोन नहीं बैठती बोलने की, और सामने वाले को पता लग जाता है कि ये सही नहीं बोल पा रहा। तो ये हुई थी मेरी शुरुआत, इस तरीके से मैंने सीखना शुरू किया। आप लोगों को भी यही करना है। यदि आप सच में इटालियन सीखना चाहते हैं और इसके लिए सीरियस हैं, तो सबसे मेन चीज आप आज से ही ये प्रण बना ले कि मुझे एक नोटबुक ले लीजिए, अपनी डायरी ले लीजिए और उसमें लिखना शुरू कीजिए। अपने हिसाब से आपको कौन से शब्द हैं वो सीखने हैं, उनको शुरुआत कीजिए। डेली आप ज्यादा सीखना चाहो बहुत अच्छी बात है, आप दिन के ही 10, 20, 50 सीखना चाहो बहुत खुशी की बात है, लेकिन बहुत बड़ा भी आप अपना गोल नहीं रखें तो 5 शब्दों का रख लीजिए। 5 शब्द डेली सीखने ही सीखने हैं, हर रोज नए शब्द सीखने हैं। और देखिए कुछ ही दिनों में आपको इटालियन के काफी वर्ड्स आने लगेंगे, और उसके बाद में ग्रामर तो मेरे साथ में आप पढ़ेंगे ही। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, पूरे दिन हम मोबाइल पर कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि कुछ आप जो है वो इटालियन में सुन सके। चाहे वो इटालियन न्यूज वाले चैनल लगा लीजिए, चाहे कोई इटालियन ब्लॉगर का लगा लीजिए, चाहे कोई इटालियन में सिखा रहा है उसका चैनल लगा लीजिए। आप वहां से भी कुछ सीखिए कि लोग कैसे बोल रहे हैं। उनको आपको सीखना चाहिए, कुछ भी नहीं समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप उसे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रोज देखना शुरू कर दीजिए। ये 2 चीजें आपको करनी है। बाकी तो आप मेरे साथ में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी, और मैं भी आपको पढ़ाऊंगा तो आप एक बेहतरीन इंसान बनकर निकलेंगे इटालियन बोलने के लिए। उम्मीद करता हूं मेरी ये कहानी है ये आप सबके जीवन में जरूर काम आएगी। सबसे बड़ा तो अंतर यही है कि जब मैंने सीखना शुरू किया था तो मुझे ये कहने वाले लोग थे कि पढ़कर क्या करेगा, सीख कर कौन सा कलेक्टर बनना है तुझे। आपको ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप यहां पर आएंगे तो भी आपको लोग यही कहेंगे कि इटालियन लैंग्वेज सीखिए। इंडिया में बैठे तब भी आपको यही कहेंगे कि भैया यहां आना है तो लैंग्वेज सीख करके आना। और ये मैं आपको कहना भी चाहता हूं कि इटली में यदि आप आना चाहते हो तो लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको लैंग्वेज आनी ही चाहिए। आप थोड़ा सा सोचकर देखिए इस चीज को कि आप अपने देश में कोई आता है और इसे आपकी भाषा नहीं आती, हिंदी नहीं आती, और वो उसको आपको काम पर रखना है। आप मान लो घर में ही रखना है, आपको अपने घर में साफ सफाई का काम उससे करवाना है। उसे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही, वो बोलता है वो आपको समझ में नहीं आ रही, आप उसे क्या काम रख लेंगे अपने यहां पर, और वो भी सैलरी दे करके। उसको सैलरी भी देंगे महीने वाले दिन। अब मान लो आपको उसे यही कहना है कि यहां पर कचरा पड़ा है इसे उठा लो, और आप बोल रहे हो अरे भैया ये कचरा उठा ले जाओ। उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप क्या करेंगे, उसके साथ में माथा पचाई करेंगे, उसे समझाएंगे कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तुम ये काम करो, और फिर उसको महीने वाले दिन सैलरी भी देंगे? नहीं कर पाएंगे ये। तो ये इटालियन लोग हैं वो कैसे कर लेते हैं इतना सब कुछ। इसीलिए हमारा ये है कि हम यदि यहां पर आना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज है वो लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। कैसी भी आती हो, कम आती हो, ज्यादा आती हो, टूटी फूटी आती हो, कम से कम इतनी जरूर आनी चाहिए कि आप अपनी बात सामने वाले को कह सके और सामने वाला जो बोल रहा है वो आपको समझ आ सके। परफेक्ट ना हो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो जो भी यहां आने के इच्छुक है, जो यहां आ चुके हैं, उनको इटालियन जरूर सीखनी है, क्योंकि यही यहां पर काम आने वाली। और लैंग्वेज आपको आएगी तो आपका एक अलग स्टेटस भी बनेगा अपनी ही कम्युनिटी के बीच में भी। आप इंडियंस के बीच में भी रहेंगे, अपने लोगों के साथ में भी रहेंगे, और आपको लैंग्वेज आएगी तो आपका स्टेटस अलग होगा। ये मुझे खुद को मेरे अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं यहां पर आया और मैंने इटालियन सीखना शुरू कर दिया था, हालांकि शुरुआत में लोगों ने मेरा मजाक बनाया,
लेकिन बाद में जब मुझे इटालियन आने लगी तो वही लोग जो यहाँ पर बहुत पुराने रह रहे थे, 10-10 साल से रह रहे थे, 15-15 साल से रह रहे थे, वो सब लोग मुझे पूछने लगे। कोई लेटर आता तो मुझे दिखाते कि ये क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कहीं किसी से बात करनी होती मेरे से करवाते ये क्या है। और ये लैंग्वेज मुझे आने लग गई थी। इसी का फायदा ये हुआ कि मैं यहाँ के पेपर्स की है और है ये सारी न्यूज में देखने लग गया था। तो लोग जो बहुत पुराने भी यहाँ रह रहे थे वो भी मुझसे पूछने लग गए थे कि कब पेपर खुलेंगे, क्या नया रूल आ रहा है, कितना कोटा मिला है, क्या हुआ है। क्योंकि पहले वाले लोग हैं वो कम पढ़े लिखे भी थे और उनको उतना लैंग्वेज आता भी नहीं था। आजकल ये भी ज्यादा बढ़िया है कि थोड़े पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर आने लग गए, तो उनको कुछ ना कुछ आने लग गया। और उसके बाद में सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो मोबाइल का आया है, क्योंकि मोबाइल में अब जो ट्रांसलेटर बना है तो उसकी मदद से लगभग जिसको भी मोबाइल चलाना आता है वो किसी न किसी तरीके से चीजों को ट्रांसलेट करके समझ ही लेता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हालांकि क्लियर चीजें हैं, वो आपको लैंग्वेज आएगी तो ही पता लगेगा। ट्रांसलेटर भी हर बार उतनी स्पष्ट चीजें नहीं बता पाता जो होती है, और स्पेशली हिंदी में है वो अभी भी जितने भी ट्रांसलेटर ऑनलाइन अवेलेबल हैं वो हिंदी में उतना परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हिंदी का जो है वो सेंटेंस मेकिंग का जो रूल है वो एकदम से अलग है बाकी और लैंग्वेज की तुलना में। जैसे अब इटालियन है, उसको इंग्लिश में चेंज करेंगे तो वो लगभग परफेक्ट हो जाएगी, उसको जर्मन में चेंज करेंगे वो लगभग परफेक्ट चेंज हो जाएगी, लेकिन हिंदी में करेंगे तो बहुत कुछ अभी भी उसमें है वो सुधार बाकी है, जो धीरे धीरे हो रहा है। जब ये शुरुआत हुई थी तब तो हिंदी में इतनी ऐसी ट्रांसलेशन होती थी कि वो पढ़कर ही हंसी आती थी। फिलहाल है वो काफी कुछ इसमें भी तरक्की हुई है, तो ये आपके पास में भी बेनिफिट है। तो ऐसे ही चलती रहेगी, हमारी क्लासेज भी चलेंगी और साथ में कुछ ना कुछ मेरी कहानियां भी चलेंगी, जो मैं आपको मेरे अनुभव भी बताता रहूंगा। आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फर्स्ट लेसन के साथ में। धन्यवाद।